सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एम एस नरूका आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले पढ़ा था मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान में हमने जो पढ़ा बाल केंद्रित शिक्षा का विचार। भाई बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी, शिक्षा मनोविज्ञान कैसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता अपन ने पढ़ी, सामान्य रूप से पढ़ी। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये हमने पढ़ा। अब बात आती है भाई शिक्षा मनोविज्ञान में बाल केंद्रित जो विचारधारा आई। शिक्षा मनोविज्ञान को अपन पढ़ रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसमें हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे एक बाल केंद्रित शिक्षा का विचार जॉन डीवी ने दिया। जॉन डीवी आंसर ऑप्शन में नहीं आए तो फिर हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर रूसो। बाकी जॉन डीवी ही आता है ज़्यादातर, मेन देने वाला वो यही है। ठीक है, तो जॉन डीवी। तो बाल केंद्रित शिक्षा का फिर अर्थ क्या है ये हमने पढ़ा। शिक्षा में बाल केंद्रित के अलावा इस समय एक कंसेप्ट और चल रहा है समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ये भी शिक्षा विज्ञान में आता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। नया कंसेप्ट ही है। भाई पहले क्या था, जो विशिष्ट बालक हुआ करते थे, विशिष्ट बालकों के लिए अलग स्कूलें खोली गई थी। उनको पढ़ाने के लिए भी अध्यापक उसी विशिष्ट शिक्षा से बीएड किए हुए थे, प्रशिक्षित थे, और उसी के माध्यम से वो पढ़ाते थे। तो पहले ये था कि भाई जब 86 से पहले ये बात थी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ यदि पढ़ाओगे तो वो ठीक प्रकार से अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था, भाई उनका अच्छा विकास हो, अच्छी तरह सीखें, इसके लिए ये किया कि उनके लिए अलग स्कूलें खोली गई और स्पेशल रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को ही उनके प्रशिक्षण के लिए लगाया गया, उनके प्रशिक्षण के लिए लगाया गया था। लेकिन दूसरी ओर जब ये देखा भाई उनको लगाया गया तो फिर बाद में उनका अध्ययन किया भाई ये कितना सीख पाते हैं, तो उनमें शिक्षण की बजाय ज़्यादा भाव जो आ गया वो ये भाव आया कि हम सामान्य बालकों की तरह नहीं हैं, हम सामान्य बालकों की तरह नहीं हैं, इसलिए हमको अलग रखा गया है और हम सामान्य बालकों की तरह नहीं पढ़ सकते। जब ये भाव आया, उनका अध्ययन किया, तो फिर ये सामने विचार आया कि जो ये किया तो अच्छे के लिए था कि भाई ये अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और अच्छा समझ सकेंगे, अच्छा सीख सकेंगे। लेकिन उसके बजाय इनमें ये भाव आ गया कि हम सामान्य बालकों की तरह नहीं होने के कारण हमें अलग स्कूल में रखा गया है। तो फिर वहाँ जो उनके लिए अलग स्कूल की, अलग शिक्षण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को खत्म किया गया और उनके लिए फिर व्यवस्था की गई कि विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्ष में पढ़ाया जाए, सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्ष में पढ़ाया जाए। तो समावेशी, ये विशिष्ट बालकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। समावेशी शिक्षा कोई विशिष्ट बालकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, अपितु विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए जो पहले प्रावधान था कि भाई उनको अलग स्कूल खोल करके अलग अध्यापक उनको पढ़ाएंगे, ये जो व्यवस्था थी इसको समाप्त किया गया।
तो समावेशी शिक्षा, ध्यान रखना, विशिष्ट बालकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, अपितु सामान्य कक्ष में विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाना है। तो ये विशिष्ट बालकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, पहले जो प्रावधान था उनको खत्म किया गया, और सामान्य कक्ष में सामान्य बालकों के साथ सामान्य अध्यापक सामान्य बालकों के साथ सामान्य रूप से पढ़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा हम किसको कहें? वह शिक्षा जिसमें विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्ष में पढ़ते हैं। इस शिक्षा में नकारात्मक कारकों को उदासीन किया जाता है। नकारात्मक कारक, अब नकारात्मक कारक किसको कहें? नकारात्मक कारक होते हैं जैसे बालक, जो विशिष्ट बालक है, जो मान लीजिए आँख से विकलांग है, दिखाई नहीं देता, दृष्टि दोष से विकलांग है, दिखाई नहीं देता, या अंधा कहें अपन, उसका नाम मान लीजिए राजेंद्र है, और वो बालक सामान्य बालकों के साथ बैठा पढ़ रहा है, तो क्लास में कभी ऐसा नहीं हो कि उसका जब नाम राजेंद्र है तो उसको राजेंद्र नाम से पुकारा जाए। विद्यालय में कोई भी बालक उससे अंधा कह करके नहीं पुकारेगा, ये प्रावधान किया गया। यदि अंधा कहा तो उसमें तो वो नकारात्मक कारक तो वहाँ बने रहे ना। इन्हीं नकारात्मक प्रवृत्ति को हटाने के लिए तो उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा रहा है, और यदि ऐसा ही वातावरण मिला तो उन बालकों में हीनता भाव वापस आ जाएगी। इसलिए समावेशी शिक्षा में जो इस तरह के विशिष्ट नाम या विशिष्ट संबोधन जो होते हैं उनका प्रयोग करना वर्जित होता है। तो इसमें नकारात्मक कारकों को क्या किया जाएगा? उदासीन किया जाता है कि कोई भी विद्यालय में विशिष्ट नाम से नहीं पुकारेगा, जो उसका ओरिजिनल नाम है, जो वास्तविक नाम है, उसी से पुकारेंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा हम किसको कहें? वह शिक्षा जिसमें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक सामान्य कक्ष में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी सभी बालक साथ साथ एक साथ पढ़ेंगे। तो वह शिक्षा जिसमें सामान्य कक्ष में सामान्य कक्ष में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा जिसमें सामान्य कक्ष में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी अध्ययन करवाया जाता है। अध्ययन करवाया जाता है। इसमें नकारात्मक कारकों को उदासीन किया जाता है। इसमें नकारात्मक कारकों को उदासीन किया जाता है। तो विशिष्ट कक्ष में शिक्षण कार्य इसमें नहीं होता, अपितु सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्ष में सामान्य कक्ष में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक भी पढ़ते हैं। इसलिए इसको कहेंगे समावेशी शिक्षा। क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा।
ये कंसेप्ट भी इस समय चल रहा है, और ये शिक्षा मनोविज्ञान में कंसेप्ट, ये शिक्षा है, शिक्षा संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थी समावेशी शिक्षा। अब अपन चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधार है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो इसके शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में पहले, सबसे पहले स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार स्किनर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। आधारशिला। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान इज द cornerstone of teacher preparation। अध्यापक, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान इज द कम ऑफ टीचर प्रिपरेशन। आधारशिला की कम स्टोन कहते हैं उसको, आधारशिला की। ठीक है ना? तो एक परिभाषा तो स्किनर ने दी, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर की दूसरी परिभाषा आती है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीखने से तथा सिखाने से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इज ए साइंस टू रिलेटेड टीचिंग एंड लर्निंग। तो दूसरी स्किनर की परिभाषा, एक परिभाषा तो स्किनर की आ गई, ये आ चुकी है, एक दो बार पूछा जा चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ऐसा कौन सा विद्वान मानता है? वो कहता है स्किनर। और स्किनर की दूसरी परिभाषा आती है, दूसरी परिभाषा भी स्किनर की है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है
जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है, जो सीखने तथा सिखाने, सीखने तथा सिखाने, सीखने तथा सिखाने, सिखाना, सीखना, अधिगम, सिखाना, प्रशिक्षण, सीखने तथा सिखाने, टीचिंग एंड लर्निंग, इंग्लिश ध्यान रखना, टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है, से संबंधित है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इज ए साइंस ऑफ टू रिलेटेड टीचिंग एंड, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है। तो इसमें दो परिभाषा गई शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित। एक तो ये शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, और दूसरा ये एक शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है। या ये कहीं सीखना सिखाना मेन चीज़ ये है, ये भी कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान सीखने तथा सिखाने का विज्ञान है, ऐसा भी लिख सकता है। तो कैसे लिख दे? बात हुई है सीखना तथा सिखाना, टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम तथा प्रशिक्षण, ये शब्द आने चाहिए। अगली परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करता है। तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। एक विद्वान था कोलेस्निक। कोलेस्निक ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग तथा सिद्धांतों का प्रयोग करता है। खोज, प्रयोग यानी आविष्कार, खोज तथा सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करता है। ये किसने कहा था? कोलेस्निक ने। कोलेस्निक के अनुसार कोलेस्निक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की अनुसंधान या नियमों का करता है।
ये कहा था कोलेसनिक ने कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के आविष्कार या अनुसंधान शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं नियमों का प्रयोग करता है ये किसने कहा था? कोलेसनिक ने कहा था according education psychology uses the rules of psychology and discovery and research in the field of education तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुसंधान एवं नियमों का प्रयोग करता है। ये किसने कहा था? कोलेसनिक ने। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में स्किनर की दो आती हैं, ये आ चुकी है कई बार, इसलिए लिखवाई आपको। एक शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, एक तो ये, दूसरे स्किनर की थी शिक्षा मनोविज्ञान सीखने तथा सिखाने का विज्ञान है, या इसको मैंने लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान जो सीखने तथा सिखाने से संबंधित है, किसी भी तरह से लिख लो। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करता है। ये क्रो एंड क्रो कहता है। कोलेसनिक कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुसंधान और नियमों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये कहा था कोलेसनिक ने। दूसरी स्थिति 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। किसने? क्रो एंड क्रो ने। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा है। बालकों की शताब्दी कहा है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, ध्यान रखना। क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। ठीक है, तो ये तो बात थी परिभाषाओं की, किस किस विद्वान ने क्या क्या विचार व्यक्त किए, ये बात आती है। अब अपने बात आती है मनोविज्ञान का क्षेत्र की बात करें अपन। मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र में जब मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का क्षेत्र तो बहुत विस्तार, पूरा जीवन ही है। अपन शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब आता है अपना अगला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी।
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्या है? कितने रूपों में? 3 रूपों में सामान्य रूप से औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा स्कूल से संबंधित शिक्षा है। तो हम शिक्षा का ज़्यादातर जो क्षेत्र का निर्धारण करते हैं उसी आधार पर करते हैं कि भाई उसका क्या क्या क्षेत्र के बारे में क्या क्या है, क्षेत्र के बारे में उसके क्या क्या क्षेत्र होंगे स्कूल से संबंधित। बाकी ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में शिक्षा में आप खुद देखते होंगे, एजुकेट आ गया, दूरदर्शन आ गया, विभिन्न क्षेत्रों का दूर शिक्षा है, विभिन्न जो स्कूल से बाहर के क्षेत्र भी शिक्षा के अंतर्गत। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्वान था लिंडग्रेन विद्वान था। इसने 1967 ईस्वी में शिक्षा का अध्ययन का जो क्षेत्र, शिक्षा के अध्ययन का क्षेत्र, इसके 3 शिक्षा के अध्ययन का क्षेत्र, इसमें 3 फैक्टर जो है मेन बताए थे। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के इसने लिंडग्रेन विद्वान ने शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र के बारे में 3 बिंदु इसने महत्वपूर्ण बताए थे। किसने? लिंडग्रेन विद्वान ने 1967। लिंडग्रेन विद्वान ने विद्वान 1967 ईस्वी में, लिंडग्रेन विद्वान ने 1967 ईस्वी में शिक्षा के अध्ययन के 3 क्षेत्र बताए। मेन रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का जो क्षेत्र है इसके 3 बिंदु बताए थे। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के 3 बिंदु लिंडग्रेन विद्वान ने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के 3 बिंदु बताए। किसने? लिंडग्रेन विद्वान के अनुसार बता रहा हूँ। लिंडग्रेन विद्वान ने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के 3 बिंदु बताए। पहला, शिक्षार्थी, लर्नर। सबसे पहला बताया इसने लर्नर, शिक्षार्थी। तो पहला जो क्षेत्र है इसने बताया वो शिक्षार्थी, छात्र, लर्नर, अधिगमकर्ता। शिक्षार्थी, स्टूडेंट, या अपन कहें लर्नर, अधिगमकर्ता या विद्यार्थी, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। तो शिक्षार्थी, अब इसमें शिक्षार्थी के अंतर्गत जो योजना बनाई जाती हैं, फिर शिक्षार्थी किसको कहें? जो शिक्षा ग्रहण करेगा। अधिगमकर्ता किसको कहें? जो अधिगम करेगा, जो अधिगम करता है। तो जिसके लिए शैक्षणिक कार्यक्रम और योजना बनाई जाती हैं, यानी जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसके लिए शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उसको कहते हैं अपन लर्नर। जो सीखेगा, जो सीखता है, जो अधिगम करता है। तो जिसके लिए शिक्षार्थी, यानी जिसके लिए योजनाएं, सीखने की योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं और कार्यक्रमों को बनाया जाता है। शिक्षार्थी के अब इसमें बनाया जाता है तो इसमें क्या क्या आएंगे?
इसमें शिक्षार्थी के अवृद्धि विकास, शिक्षार्थी की इसमें विकास की अवस्थाएं, बुद्धि, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को वर्णन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि पर बल दिया जाएगा। तो किससे संबंधित होंगी ये? शिक्षा से, शिक्षार्थी संबंधित, लर्नर से संबंधित होती हैं। तो शिक्षार्थी में लिंडग्रेन ने पहला बिंदु बताया, वो बताया शिक्षार्थी। ये पहला है, शिक्षार्थी है। तो शिक्षार्थी जिसके लिए शैक्षिक योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते हैं, यही तो सीखेगा। सीखेगा कौन? अधिगम करता कौन है? शिक्षार्थी है, अधिगम करता है। इसको हम अधिगम करता या लर्नर या स्टूडेंट कुछ भी कह लीजिए। तो जिसके लिए शैक्षिक योजना और कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसके लिए शैक्षिक कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाएं बनाई जाती हैं। जो अधिगम करता है, जो अधिगम करता है, तो शिक्षार्थी लर्नर किसको कहेंगे? जिसके लिए शैक्षिक कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई जाती हैं, जो अधिगम करता है। इसमें शिक्षार्थी की, अधिगमकर्ता की विकास की अवस्थाएं, इसमें विद्यार्थी की विकास की अवस्थाएं, बुद्धि, उसके व्यक्तित्व, उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, इनका विश्लेषण किया जाएगा, वर्णन किया जाता है और व्याख्या की जाती है। शिक्षार्थी से संबंधित चीजें आएंगी। इसमें शिक्षार्थी की विकास की अवस्थाएं, इसमें शिक्षार्थी की विकास की अवस्थाएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, जो लर्नर से संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य, समस्याएं, उसकी जो समस्या होती है ना, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य में आ गई ना, मेंटल हेल्थ, मानसिक समस्याओं का वर्णन, विश्लेषण व व्याख्या पर बल दिया जाता है। अब शिक्षार्थी जिसके लिए शैक्षिक योजना कार्यक्रम बनाए जाते हैं, इसमें शिक्षार्थी के विकास की अवस्थाएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्याएं, इनका विश्लेषण, व्याख्या, वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बताया था लिंडग्रेन विद्वान ने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र से के 3 बिंदु महत्वपूर्ण बताए। इसमें पहला बताया था शिक्षार्थी। दूसरा जो इसने कहा, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। दूसरा बिंदु इसने दिया अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस।
अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस क्या है? यानी लर्निंग प्रोसेस जिसमें शिक्षार्थी के व्यवहार का परिवर्तन लाया, शिक्षार्थी के व्यवहार का परिवर्तन लाया जाता है। इसमें नवीन सूचनाएं, बालकों को नवीन सूचना दी जाएंगी। नवीन, इसमें बालक नवीन सूचनाएं को ग्रहण करना, संप्रत्यय का निर्माण, कंसेप्ट, नवीन संप्रत्यय के कंसेप्ट का निर्माण होगा। विश्लेषण संश्लेषण की कुशलता, मूल्य, नवीन मूल्य इनको सीखेगा। अभिवृत्ति, दक्षताएं, मूल्यांकन की क्षमता आदि को अर्जित की जाती है। इसमें शिक्षार्थी के व्यवहार का परिवर्तन करता है। इसमें शिक्षार्थी अपने व्यवहार का परिवर्तन करता है। तो अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया। अब अधिगम पहला हुआ शिक्षार्थी, दूसरी वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा, परिवर्तन लाता है, जिसमें शिक्षार्थी व्यवहार में परिवर्तन लाता है। भाई नवीन संप्रत्ययों को सीखेगा, नवीन ज्ञान को सीखेगा, न अभिवृत्तियों को सीखेगा, नवीन मूल्यों को सीखेगा, नवीन सूचनाएं सीखेगा। तो इसमें तो अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसको कहते हैं अधिगम प्रक्रिया। इसमें शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसमें शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसमें नवीन सूचनाओं को ग्रहण करना, संप्रत्यय का निर्माण करना, विश्लेषण संश्लेषण की योग्यता अर्जित करना, नवीन व्यवहार, तभी तो इसमें परिवर्तन शिक्षार्थी व्यवहार का तभी करेगा जब नवीन ज्ञान को सीखेगा। नवीन ज्ञान को सीखेगा तो इसमें नवीन सूचनाओं को ग्रहण करना, नवीन ज्ञान को सीखना। इसमें नवीन सूचनाओं को ग्रहण करना, संप्रत्यय निर्माण का निर्माण, यानी जब बालक सीखेगा तो उसमें कंसेप्ट बनेगा उस ज्ञान का बालक उसमें कंसेप्ट बनेगा। संप्रत्यय निर्माण, संश्लेषण विश्लेषण की योग्यता अर्जित करना, संश्लेषण सारांश रूप में ग्रहण करना, संश्लेषण तथा विश्लेषण संश्लेषण तथा विश्लेषण की योग्यता अर्जित करना, मूल्य, नवीन जब सीखेगा तो नवीन मूल्यों को सीखेगा, नवीन मूल्य, अभिवृत्तियां, दक्षताएं, मूल्यांकन क्षमता, योग्यता, नवीन मूल्य, अभिवृत्तियां, नवीन मूल्यों, अभिवृत्तियों,
दक्षता तथा नवीन मूल्य, अभिवृत्तियों, दक्षताओं तथा मूल्यांकन की क्षमता अर्जित करना, मूल्यांकन की क्षमता अर्जित करना। मूल्यांकन की क्षमता अर्जित करना यानी यह ज्ञान प्राप्त करेगा। तो अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, इसमें बालक शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। इसमें नवीन सूचनाएं को ग्रहण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, संप्रत्यक निर्माण करना, मूल्य, अभिवृत्तियां, संश्लेषण, विश्लेषण, दक्षताएं, मूल्यांकन की क्षमता अर्जित करना, यानी बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या क्या लाएगा? जैसे नवीन ज्ञान को सीखना, नवीन ज्ञान ग्रहण करना, उसका संप्रत्यय बनाना, उसका विश्लेषण करना, उसका संश्लेषण करना, नवीन मूल्यों को सीखना, अभिवृत्तियों को सीखना, मूल्यांकन की क्षमता अर्जित करना, ये सब किस में आएंगी? अधिगम प्रक्रिया, प्रोसेस है, जब बालक को सिखाया जाएगा। यानी बालक को यहाँ सिखाने की प्रक्रिया होगी। जब बालक को लर्निंग की प्रोसेसिंग होगी, बालक जब सीखेगा तो क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो व्यवहार में परिवर्तन, तो इस केंद्र बिंदु, इस बिंदु में बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और व्यवहार परिवर्तन कैसे लाएगा? नवीन ज्ञान को सीखकर, संप्रत्यक निर्माण करके, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्य, अभिवृत्ति, दक्षताएं, मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की क्षमता, अपने का खुद का मूल्यांकन करना, ये भी योग्यता अर्जित करता है। ये आती है प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में। तो दूसरा बिंदु, तो पहला बताया था छात्र, दूसरा बताया था अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया में सीखना, और तीसरी आती है अधिगम स्थिति, अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन। तीसरा कारक लिंडग्रेन ने बताया था अधिगम परिस्थिति, सिचुएशन, सिचुएशन ये वातावरण, लर्निंग सिचुएशन। अधिगम परिस्थितियां, पर्यावरण, अधिगम वातावरण भी कह सकते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट। अधिगम परिस्थितियां लिखते अधिगम परिस्थितियां ही हैं, बल्कि इसमें वातावरण आता है। इसमें पर्यावरण जिसमें अधिगम प्रक्रिया घटित होती है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्योंकि वातावरण यदि अच्छा नहीं हुआ तो दोनों प्रक्रिया खराब हो जाएंगी। तो इसमें अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण जिसमें अधिगम प्रक्रिया घटित होती है, जिसमें अधिगम करता रहता है, इसमें अधिगम करता तथा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे। इसमें पर्यावरण, वातावरण जिसमें अधिगम करता, अधिगम की प्रक्रिया घटित होती है, अधिगम करता इसमें रहता है, अधिगम करता इसमें रहता है। यह अधिगम करता तथा अधिगम प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को प्रभावित करता है। इसमें दो तरह की परिस्थितियां होती हैं, एक तो तत्कालीन परिस्थितियां, एक दूरस्थ परिस्थितियां। तत्कालीन परिस्थितियां कौन सी? जैसे स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल की बिल्डिंग, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्कूल का शैक्षिक वातावरण इसमें आता है। दूसरा दूरस्थ परिस्थितियां, जैसे शिक्षा नीति को निर्धारित करने वाले, शिक्षा नीति को निर्धारित करने वाले होते हैं, आएंगे, पर्यवेक्षक आते हैं,
जो निरीक्षक हैं, समाज के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो वो दूर हैं, दूरस्थ, लेकिन प्रभावित तो भी करेंगे ना। शिक्षा नीति से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। वर्तमान समय में जैसी शिक्षा नीति है उसके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। तो शिक्षण परिस्थितियां, शिक्षण अधिक एनवायरमेंट जो होता है, इसमें वातावरण है जिसमें अधिक प्रक्रिया घटित होती है। इसमें वातावरण जिसमें अधिगम प्रक्रिया घटित होती है, या अपन कहें अधिगम प्रक्रिया यानी अधिगम करता भी इसी में रहेगा। वह इसमें वातावरण जिसमें अधिगम प्रक्रिया घटित होती है, अधिगम करता रहता है। भाई अधिगम करता भी तो इसी में रहेगा ना। तो इसमें वातावरण जिसमें अधिगम प्रक्रिया यानी सीखेगा, इसमें सीखेगा, अधिगम प्रक्रिया घटित होती है। शिक्षार्थी इसमें रहता है, अब वह इसमें वह वातावरण, वह लिख देता हूं जिससे वाक्य सही बन जाएगा। इसमें वह वातावरण जिसमें अधिगम प्रक्रिया घटित होती है, शिक्षार्थी इसमें रहता है। तो यह अधिगम प्रक्रिया तथा शिक्षार्थी दोनों को प्रभावित करती है। इसमें दो तरह के कारक आते हैं, तत्कालीन परिस्थितियां और दूरस्थ परिस्थितियां। तत्कालीन परिस्थितियों में इस वर्तमान की, जैसे विद्यालय का भवन है, विद्यालय वातावरण है, विद्यालय का भवन है, कक्षा गृह है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, वाचनालय है, ये वहाँ से आएंगे, तत्कालीन परिस्थितियों में आएंगे। ठीक है ना। तो ये है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो मेन तो यही हुई ना, शिक्षार्थी और शिक्षण प्रक्रिया, इन दोनों को प्रभावित कौन कर रही है? अधिगम परिस्थितियां। तो अधिगम परिस्थितियां तीनों कारकों में इससे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, तीनों में ये महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें दो तरह कारक होते हैं अधिगम परिस्थितियों में, दो प्रकार कारक। अधिगम परिस्थितियों को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, पहले तत्कालिक कारक कह दो या तत्कालिक परिस्थितियां। तत्कालिक परिस्थितियां, एक तो ये आ गया, और दूसरी दूरस्थ परिस्थितियां या दूरस्थ कारक। दूरस्थ परिस्थितियां या दूरस्थ कारक। दूरस्थ कारक या दूरस्थ तत्कालिक परिस्थितियां, दूरस्थ कारक। तत्कालिक परिस्थितियां, इसमें कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय,
विद्यालय भवन, भवन आदि आते हैं। और दूरस्थ परिस्थितियों में इसमें शैक्षिक नीति, शिक्षा नीति को निर्माण करने वाले इसमें आएंगे। शैक्षिक नीति नीति निर्धारक, जो शैक्षिक नीति कह लो, शैक्षिक नीति निर्धारक लिख देता हूँ, शैक्षिक नीति निर्धारक, शैक्षिक नीति निर्धारक शैक्षिक नीति निर्धारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक आदि, जो वहाँ उस समय प्रभावित नहीं कर रहे हैं, दूर से प्रभावित करेंगे। ये दूरस्थ है, यानी इन्होंने जो ये बना रखा है, जैसे नीति बना रखी है, पर्यवेक्षक जिस तरह कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, उस समय उनका उस हिसाब से ये परिस्थितियों को प्रभावित करेगा। लेकिन ज़्यादा प्रभावित तो ये करेगा, मेन तो ये है। तो लिंडग्रेन विद्वान ने 1967 में शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र के 3 कारक बताए थे। पहला शिक्षार्थी, दूसरा अधिगम प्रक्रिया और तीसरा अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षार्थी में बालक की विकास की अवस्थाएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य, ये कारक आएंगे। अधिगम परिस्थितियाँ, लर्निंग प्रोसेस, इसमें बालक जिसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जिसमें सीखता है, वो प्रक्रिया आती है। इसमें वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, नवीन ज्ञान को सीखता है। नवीन ज्ञान सीखना, संप्रत्यक निर्माण करना, नवीन सूचनाओं को सीखना, अभिवृत्ति, मूल्यांकन, दक्षताएं आदि को सीखता है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और तीसरी आती है अधिगम परिस्थितियाँ, जिसमें शैक्षिक, इसमें वातावरण आता है जिसमें अधिगम करता यानी शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। यह शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करेगी। जिसमें 2 तरह कारक, तत्कालीन कारक और दूरस्थ कारक। तत्कालीन कारकों में उस समय के विद्यालय परिसर, विद्यालय का वातावरण, कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय भवन आदि आते हैं। और दूरस्थ परिस्थितियों में शैक्षिक नीति निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक आदि आते हैं। ये लिंडग्रेन विद्यालय की अध्ययन के क्षेत्र के 3 केंद्र बिंदु बताए थे। अब दूसरी स्थिति सामान्य रूप से देखें अपन तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब विषय वस्तु को देखते हैं, क्यों शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो है। अब अध्यापक की शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में पूरी चीज़ें क्या क्या आती है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वो सब चीज़ें आएंगी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सभी चीज़ें आती हैं जो हम शिक्षा देने के लिए करते हैं। शिक्षार्थी अभी बताया था, शैक्षिक परिस्थितियाँ, शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक परिस्थितियाँ, शैक्षिक समस्याएं, पाठ्यक्रम, इसमें मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण उसका निर्देशन, मापन, मूल्यांकन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, यानी जो शिक्षा से संबंधित है वे सब चीज़ें इसमें, शिक्षण विधियाँ, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये तो लिंडग्रेन ने विद्वान ने दिए थे 3 मेन रूप से। अब सामान्यतः शिक्षा मनोविज्ञान के
के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं। सिंपल रूप से नाम लिख देता हूं क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं। पहला शिक्षार्थी, ये अभी आपको लिंडग्रेन के अनुसार बताया ही था। दूसरा अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया बात एक ही है, लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया। तीसरा अधिगम परिस्थितियाँ। अधिगम अनुभव। वैयक्तिक विभिन्नताएं। मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षण विधियां। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण। मापन तथा मूल्यांकन। निर्देशन। मेन तो ये आते हैं मेन रूप से, ठीक है ना। मतलब शिक्षा से संबंधित, शिक्षण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं वो सब इसमें आएंगी। तो ये सामान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र की बात आती है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, ये भी एक कारण आता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में क्या क्या आता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शिक्षार्थी है, शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण परिस्थिति, ये सब आएंगे। अधिगम अनुभव, अधिगम मापन मूल्यांकन की विधियाँ, प्रविधियाँ, मापन मूल्यांकन, मापन तथा मूल्यांकन, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सब चीज़ इसमें आती हैं। अब ये शिक्षा की विषय वस्तु से प्रभावित है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु के संबंध में एक विद्वान था मैथिस। मैथिस ने 1977 में एक सूत्र दिया था शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में किससे प्रभावित है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में अपन देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संस्कृति मनोविज्ञान, नृसिंग मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, इनसे प्रभावित है। इसके लिए इसने 1977 ईस्वी में, मैथिस विद्वान था, इसने एक सूत्र दिया था, एक शिक्षा मनोविज्ञान बराबर व्यवहारवादी विद्वान प्लस शैक्षणिक प्रक्रिया फिर अध्ययन विधि की विषय वस्तु। व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद आता है। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, इसमें उन मैथिस विद्वान ने, देखो इसमें मैं एक सूत्र बता देता हूं जिसको शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु
किस किस से प्रभावित है? व्यवहारवाद से, संज्ञानवाद से, सामाजिक मनोविज्ञान से, नृ मनोविज्ञान से, इनसे ये प्रभावित है। जैसे जैसे नवीन शोध होते हैं तो इनमें होते हैं, और जो नवीन शोध होते हैं उनसे शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावित होगा। खोज आएंगे, सामाजिक मनोविज्ञान में भी आएंगे, इनसे भी शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावित होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, इनसे प्रभावित है। दूसरा शिक्षण प्रक्रिया इसमें आती है। मैथिस विद्वान था, उसने 1977 में एक सूत्र दिया, एक लेख के माध्यम से शिक्षण के बारे में समीकरण प्रस्तुत किया था। किसने? मैथिस विद्वान। मैथिस विद्वान ने 1977 में सूत्र दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान बराबर शिक्षा मनोविज्ञान बराबर व्यवहारवाद। शिक्षा मनोविज्ञान बराबर व्यवहारवादी विज्ञान प्लस संज्ञानवादी। संज्ञानवादी भी आएगा, उसने लिखा नहीं था लेकिन डिटेल में आता है। व्यवहारवादी विज्ञान प्लस संज्ञानवादी विद्वान, संज्ञानवादी विज्ञान, दोनों। व्यवहारवादी विज्ञान प्लस संज्ञानवादी विद्वान, ये इससे प्रभावित हुआ भाई शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवहारवादी विज्ञान तथा संज्ञानवादी विद्वान तथा संज्ञानवादी विज्ञान। उसके बाद इसको गुणात्मक रूप से शिक्षण प्रक्रिया, इससे प्रभावित होगा शिक्षण प्रक्रिया। और इसी तरह से शिक्षण प्रक्रिया से प्रभावित होगा अध्ययन विधि। किस तरह कौन कौन सी विधियों को अपनाया जा रहा है उसमें, तो अध्ययन विधि की विषय वस्तु। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या आ गया? व्यवहारवादी विज्ञान, संज्ञानवादी विज्ञान। उसके बाद गुणात्मक रूप से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित करेगी, और शिक्षण प्रक्रिया की विषय वस्तु ये भी इसको प्रभावित करती है। तो शिक्षण अध्ययन विधि की विषय वस्तु, विधि की विषय वस्तु। तो ये विद्वान ने ये सूत्र दिया था 1977 में। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको प्रभावित किस तरह से कैसे होती है। शिक्षा मनोविज्ञान बराबर शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की परिधि हो गई इसमें, यानी शिक्षा मनोविज्ञान इनसे प्रभावित होगा। व्यवहारवादी विज्ञान प्लस संज्ञानवादी विद्वान, और शिक्षण प्रक्रिया अध्ययन विधि की विषय वस्तु। ठीक है, तो ये था शिक्षा मनोविज्ञान। आज अपन इतने पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।